अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में बहस जारी है। डिबेट 10 घंटे से आगे बढ़ चुकी है और मुमकिन है अगले 1 घंटा में वहाँ वोटिंग हो कि किसके हक में कितना वोट पड़ा और गालिब गुमान यही है कि बिल पास हो जाएगा लोकसभा से, फिर कल राज्यसभा में जाएगा। लेकिन अहम सवाल ये है, जो दावा किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की तरफ से, कि हमने दबाव बनाया है बीजेपी पर और इस बिल में बहुत सारा कुछ अमेंडमेंट हुआ है, कुछ तब्दीली आई है। तो इन्हीं मुद्दों पर तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ स्कॉलर डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। आप मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर भी हैं। डॉक्टर रहमानी साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है लगातार आप उसको जी, देख रहे जज़ाकल्लाह हैं। खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या लग रहा है आपको, ये बिल तो आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा इसका? जी, मैं 12 बजे से ही टेलीविज़न पर हूँ और अलग से खबरें भी कहीं न कहीं बीच-बीच में देख रहा हूँ। मुझे लगता है अभी 2 घंटा लगेंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक वोटिंग का नंबर आएगा। जी। और जो अंदाज़ है, बीजेपी का तो मालूम ही है, लेकिन जो एलाइज़ पे जो भरोसा हमारे कुछ लोग कर रहे थे, वो भरोसा भी बड़ी हद तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें सिर्फ एक बात जिसका इम्कान हो सकता है, वो ये है कि ये ड्राफ्ट बिल तो पार्लियामेंट में आज रख ही दिया सुबह को, लेकिन इसके साथ बहुत सारे अमेंडमेंट भी इस बिल में प्रपोज़ किए गए हैं। उसमें सबसे अहम अमेंडमेंट जो है वो टीडीपी की तरफ से गया है, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गैर मुस्लिम हज़रात को बोर्ड का मेंबर ना बनाया। ये एक अमेंडमेंट प्रपोज़्ड है टीडीपी की तरफ से। अब वो उसको कितना प्रेस करते हैं और वोटिंग में वो कितना कामयाब होता है या नाकाम होता है, ये अभी 2 घंटे के बाद पता चलेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने जो ये बात कही कि हमने जो वक़्फ़ बाय यूज़र था, उसे सेव कर लिया। मेरा ख़्याल है कि ये एक आई वॉश है और इसे बिहार के मुसलमान भी जल्दी ही समझ लेंगे। वक़्फ़ बाय यूज़र को उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा है कि जो मसाजिद, मक़ाबिर दरगाहें का स्टेटस आज 2 अप्रैल 2025 तक है या ये बिल पास होने तक है, वो स्टेटस जो है वो वक़्फ़ बाय यूज़र का बरकरार रहेगा। लेकिन इसके पैरेलल जो एक दूसरा प्रोविज़न ले आए, वो इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है और वो ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे जो रजिस्टर्ड वक़्फ़ प्रॉपर्टी भी है, उस पर भी अगर कोई ये ऐतराज़ कर दे सरकार, मरकज़ी सरकार या रियासती सरकार या कोई इंडिविजुअल कि ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ की नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होते ही डीएम को ये अख्तियार होगा कि उसका स्टेटस कंप्लेंट करते ही वो खत्म हो जाएगा। इसको मतलब ऐसे समझ लें कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ और कोई पड़ोसी आके और एसडीएम से कहे कि साहब ये तो तस्लीम रहमानी का घर नहीं है, मेरा है। तो एसडीएम फौरन कहेगा साहब तस्लीम रहमानी तुम तो अब खाली करके भागो यहाँ से, निकल जाओ। और कोर्ट अब तय करेगा या हम तय करेंगे या उसके बाद कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उसका जब फैसला आएगा तब देखना, तब तक ये मेरा है। तो अगर वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ का ये हशर होना है, तो आप सोचिए तकरीबन 70% प्रॉपर्टीज़ वक़्फ़ की मुख्तलिफ स्टेट्स में ऑलरेडी डिस्प्यूटेड हैं, किसी न किसी अंदाज़ से डिस्प्यूटेड हैं। और अब जो बाकी की बची तो सब लोग कोर्ट पे जाने को आज़ाद हैं, सब लोग अच्छा, ये करने को तो तमाम प्रॉपर्टीज़ पे डिस्प्यूट हो जाए। अच्छा, ये जो डिस्प्यूटेड की बात आई है कि वक्फ बाय यूजर में, तो ये मीडिया में चल रहा है, खबर आ रही है कि 2025 तक जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। उसके हवाले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी को दावा करने का। जो पहले से डिस्प्यूटेड है, उसका मामला कोर्ट में जाएगा। नहीं, नहीं, वो तो जो पहले से डिस्प्यूटेड है कोर्ट पे उसका मामला रहेगा ही। लेकिन अगर सरकार ये चाहे कि किसी प्रॉपर्टी को ये कहे रजिस्टर्ड होने के बावजूद कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो उस पर भी एक मुकदमा कायम किया जा सकता है। तो फिर तो वो कुछ बचा ही वो नहीं। उसमें उसमें दावा तो मस्जिदें, सरकार ही दरगाहें और करती है कुछ-कुछ बीजेपी की तरफ मकाबिर को से। उन्होंने सिर्फ एग्जेम्प्ट किया है। जो ओपन लैंड्स हैं, उनके लिए नहीं है ये प्रोविज़न। जो खाली कब्रिस्तानों की ज़मीनें हैं, दूसरी ज़मीनें हैं, उस पर ऑब्जेक्शन करने का राइट रहेगा। उनका स्टेटस वक़्फ़ का है आज की तारीख में। वक़्फ़ बाय यूज़र का जो स्टेटस है आज की तारीख में, वो रहेगा तो वक़्फ़ ही।
लेकिन उसमें से ऑब्जेक्शन करने का इख्तियार वो खत्म नहीं होगा। ऑब्जेक्शन उसपे किया जा सकता है। तो अब उससे अंदाजा कीजिए ना कि कितनी बड़ा एक डिस्प्यूट पूरे मुल्क में इकट्ठा होने वाला है। मैं इस सिलसिले में मेरी ओपिनियन ये है कि जी, जब आप एक जो दूसरा प्रोविज़न है इसका, इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ है कि आपने इख्तियार कमिश्नर को या उसके ऊपर के अफ़सर को जिसको भी दे दिया कि वो ये तय करेगा कि कोई चीज़ वक़्फ़ है या नहीं है। के नायर फैज़ाबाद के डीएम थे। जी, उस वक़्त तो ये कानून भी मौजूद नहीं था। डीएम साहब ने उस वक़्त फैसला कर दिया कि साहब ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है। या ये जी, कि ये इसको लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया था ना उस वक़्त, स्टेटस चेंज नहीं किया, लेकिन जी, उसको लॉक कर दिया और लॉक करके 1949 में और आखिरकार जो 2019 का फैसला आया, तो आप देख लीजिए 70 साल के बाद एक फैसला आया, तो वो क्या फैसला आया और के नायर साहब का क्या हुआ? उनको बहराइच से इलेक्शन लड़ा के उनको लोकसभा में ले आया गया। तो अब 714 मुल्क में डीएम्स हैं, कलेक्टर या डीएम। उन उन सबको तो बड़ा शौक होगा कि राज्यसभा में चले जाएँ या लोकसभा का इलेक्शन का कहीं से उनको टिकट मिल जाए, एसडीएम को भी होगा। तो जितनी बड़ी प्रॉपर्टी उठा के सरकार को दे सकें या सरकार के कारिंदों को दे सकें, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे थे अपनी चुनाव की रैली में कि कांग्रेस जीत गई तो मुद्रा करवा देंगे और वो भैंस छीन लेंगे और मंगलसूत्र छीन लेंगे, सब कर लेंगे। आप जीत के क्या कर रहे हैं? आप तो जीत के मुसलमानों की ज़मीनें छीन के जाने किस-किस को बाँट देना चाहते हैं। और उसके मुझे हैरत है, पार्लियामेंट की डिबेट मैं सुबह से सुन रहा हूँ, इतने लो लेवल की डिबेट अब आजकल हम सुनते हैं पार्लियामेंट में कि लोग पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं और निकल जाते हैं, उनको कोई कुछ कहता ही नहीं। नहीं, गलत-गलत जैसे मैंने कोटेशन हमारे देते साहब हैं और अपने उनको झूठ पार्लियामेंट के बोलते हैं। डिबेट की बात की है, जो सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही थी, राइट विंग की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जिस जमीन पर हाथ रखते हैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बन जाती है, पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने कब्जा कर लिया, या कुछ टीवी चैनलों पर जो इस तरह की बहस होने लगी, तो इसी तरह की गुफ्तगू पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपीज की तरफ से की जा रही थी। अमित शाह तक ने इस तरह की बात की। अभी क्या बोलते हैं वो डूबे, उन्होंने कहा, और जितने सारे एमपीज हैं उन्होंने इस तरह की बातचीत की, जो सोशल मीडिया पर ट्रोलर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। देखिए, वो ट्रोलर्स जो गुफ्तगू करते हैं, वो अपनी गुफ्तगू तो करते नहीं हैं। जो ट्रोलिंग एक गैंग है, उसके जी, किसी भी आदमी को पकड़ के अगर आप उससे बात करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसको बेचारे को कुछ पता नहीं। तो मटीरियल जो प्रोवाइड किया जाता है, वो तो किसी हेडक्वार्टर से किया जाता है। तो ये हेडक्वार्टर्स ही हैं, जो पार्लियामेंट में भी बोल रहे हैं। यही क्वार्टर ट्रोलर्स को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और वो फिर अपना सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट करते रहते हैं। अभी केरल को लेके, केरल के क्रिश्चियन ट्रस्ट को लेके, चर्चिज़ को लेके बहुत ज़्यादा आज बात हुई बहुत है। ज्यादा इस पर बहस हो रही वजह है साफ कि ज़ाहिर है। जी, जी, वजह ज़ाहिर है कि केरल में मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ा के बीजेपी जो आज तक कदम नहीं रख सकी है, केरल में एक सीट जीत नहीं पाई है लोकसभा की, वो ये चाहती है कि वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी का साथ मिल जाए, तो फिर वो अपना वहाँ कुछ सीटें जीतने की कोशिश कर लें, इसके इसलिए पीछे एजेंडा क्रिश्चियन का ये नाम है, लिया जो जा रहा मोदी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि जो क्रिश्चियन के चर्चेज है, उन्होंने आकर के बार बार हमसे कहा कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आइए, हमारी जमीनों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। टारगेट इनका केरल है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम अलायंस को खत्म करना। नहीं, केरल तो अकेले टारगेट नहीं हो सकता ना, टारगेट जी, तो पूरा देश है। देश में जितना बड़ा रिसोर्स है, एक बात आज बार-बार कही गई कि 12,000 करोड़ रुपए सेक्टर कमेटी ने उस वक़्त इवैल्यूएट किया था कि जितनी प्रॉपर्टी है उसकी आमदनी 12,000 करोड़ होनी चाहिए और अब 126 करोड़ ही उसकी कुल आमदनी है। उस वक़्त भी 100 करोड़ के थी, 3 करोड़ और कम हो गई। तो भाई आप ये भी सोचिए ना, क्यों? इसका कोई जवाब पार्लियामेंट में अपोज़िशन ने भी नहीं दिया। आपने अगर 70% प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्यूटेड कर दिया है, तो वो ये जो 4,72,000 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें 70% डिस्प्यूटेड हो गई तो आमदनी कहाँ जनरेट होगी? ये इसका कोई जवाब नहीं दे रहा वहाँ पर कि जनरेशन का तो आपने सोर्स नहीं छोड़ा। जो 30% है वो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, इस तरह जो जो आमदनी को जनरेट नहीं करते। तो इसलिए 126 करोड़ रुपए ही आमदनी रह गई। आप जो प्राइम लोकेशन है, अब आप देखिए अ, अंबानी साहब का मकान बम्बई में है। जी, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी पे है। महाराष्ट्र में असेंबली में भी उसपे डिबेट हो गई, सब जगह डिबेट हो गया। अब इस बिल के आने के बाद अब तो हम वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी नहीं रही। इस बिल के नहीं पास होने के रहे, बाद केस ही तो खत्म हो जाएगा, अंबानी साहब चैप्टर की क्लोज। प्रॉपर्टी हो गई। तो अच्छा, इस तरह अमित शाह आप ये ने ज़मीनें उठा के
अमित शाह ने एक जुमला कहा कि वक्फ इस्लामी वर्ड है और इसीलिए वक्फ करने का इख्तियार किसी मुसलमान को ही हो सकता, किसी और को नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड बिल्कुल अलग है, इसलिए उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये बड़ी अजीबो-गरीब उन्होंने दलील दी है कि वक़्फ तो मुसलमानों ही के पास रहेगा। वक़्फ का इंतज़ाम मुतवल्ली के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा कि वो जी, रहेगा, लेकिन बोर्ड अलग है। बोर्ड के बारे में भी एक दिलचस्प बात ये है कि जो अभी नया बिल आज पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, इसमें जी, वक़्फ बोर्ड से अख्तियार ही छीन लिए गए। बोर्ड हमेशा ही नॉमिनेटेड रहा है, किसी ना किसी पॉलिटिको जो भी पार्टी पावर में होती है, वो अपने नुमाइंदे बोर्ड में नॉमिनेट कर देती है या इलेक्ट करवा लेती है, चेयरमैन इलेक्ट करा सब पॉलिटिकल लोग ही होते हैं। तो नॉमिनेशन तो अभी भी बरकरार है उस सिवाय इसके कि उसमें गैर मुस्लिमीन को ऐड कर दिया, बाकी तो कोरम और कॉलेज उसका वही है। लेकिन इख्तियार नहीं बचा बोर्ड के पास अब। यानी अब उसे इतना इख्तियार भी नहीं बचा कि वो अपने लिए रूल्स खुद बना सके। उसके लिए भी उसको डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपने बोर्ड को बिल्कुल ही टूथलेस करके और उसने एमपीज़ के नाम पर, एमएलएज़ के नाम पर एक अजीबो-गरीब ये दलील दी है कि साहब वो तो इंतज़ामी बॉडी है, वो सेकुलर बॉडी है, वो मुस्लिम बॉडी ही नहीं है। वक्फ बोर्ड को मैनेज करने वाली बॉडी को वो मुस्लिम बॉडी मानने से इनकार कर रहे हैं। वक़्फ़ मुस्लिम है, लेकिन उसकी मैनेजरियल बॉडी है, वो सेकुलर है। ये कह रहे हैं वो। तो भाई आप फिर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स जो हैं, आप कहिए कि वो भी तो मैनेज करने के लिए है। टेम्पल अलग चीज़ है और उसको मैनेज करने वाला बोर्ड अलग चीज़ है। जो तो बोर्ड ट्रस्ट में कोई उसका भी वो हो अलग सकता है। है मैनेज करने के लिए। मेरा मानना सीधा ये है कि ये डिमांड की जानी चाहिए कि सरकार का मंशा अगर ठीक है रिलीजियस एंडोमेंट्स के बारे में, तो वो इन सबको मैनेज करने के लिए एक नया रिलीजियस एंडोमेंट बिल पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाती? कि चाहे वो सिख्स की चैरिटीज़ हों, हिंदू एंडोमेंट्स हों, क्रिश्चियन एंडोमेंट्स हों, मुस्लिम एंडोमेंट्स हों, सबको मैनेज करने का एक क्राइटेरिया बना दें। है हिम्मत सरकार में ये करने की? आप अगर सेकुलरिज़्म की ही बात कर रहे हैं, तो भाई एक आप कानून की देखिए, बात कर आप रहे हैं, एक ही तो एक बोर्ड कानून बनाइए। बनाइए। बिल्कुल, एक ऐसा इदारा बनाइए जो तमाम कम्युनिटी की जो वक्फ की जायदाद है, जो दान की प्रॉपर्टी है, जो चैरिटेबल है, उन सबको मैनेज करे। मुसलमानों का उसमें अलग हो, क्रिश्चियन का अलग हो, एक ऐसा ज्वाइंट इदारा हो, मुश्तरका इदारा हो। किरण रिजिजू, अमित शाह और बीजेपी के सब नेता बार-बार दावा करते रहे कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जो जायदाद है, उसका जो किराया है, कहीं ₹10 आता है, कहीं ₹20 आता है, ये कॉलेज नहीं बना सके, कुछ फायदा नहीं पहुंचा सके। और इन लोगों ने सीधे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को टारगेट किया कि उन लोगों ने मुसलमानों का सिर्फ वोट हासिल किया, औकाफ की जायदाद से मुसलमानों को इन लोगों ने फायदा नहीं पहुंचाने दिया। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत में या इस बिल के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा मुसलमानों का फायदा होगा। नहीं तो मैंने इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं पब्लिक डिबेट से भी पूछ रहा हूँ कि मुझे जी, वो क्लॉज़ बताइए ना कि वक़्फ़ की आमदनी को बढ़ाने के ज़राए क्या होंगे? वो क्लॉज़ बताइए। आप कह रहे हैं हम डिजिटलाइज़ेशन कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। डिजिटलाइज़ तो हो चुका। भाई डिजिटलाइज हो गया तभी इतने सारे स्टैटिस्टिक्स पार्लियामेंट में खड़े होके आप दे रहे हैं ना कि जी, 4,72,000 प्रॉपर्टीज हैं, इतनी मस्जिदें हैं, इतनी दरगाहें हैं वक्फ की और इतने कब्रिस्तान है, ये सारे स्टैटिस्टिक्स आप कहाँ से दे रहे हैं? डिजिटलाइज हो चुका है तभी दे रहे हैं। जो बचा है उसको डिजिटलाइज और करना है। तो सिर्फ डिजिटलाइज करने के लिए तो बिल नहीं लाया गया ना। तो बिल लाने का वो तो एक नोटिफिकेशन से भी हो जाता है ये काम तो। उसके लिए बिल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बिल में आप वक़्फ के पूरे जो स्ट्रक्चर है वक़्फ का, चाहे वो काउंसिल हो वक़्फ की या वक़्फ के बोर्ड्स हों, उस सबको बाईपास करके आप ब्यूरोक्रेसी के हवाले पूरे वक़्फ के इंतज़ाम को कर देना चाहते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत उनके मातहत काम करती है। तो आप इनडायरेक्टली पूरे वक़्फ को उठा के गवर्नमेंट कंट्रोल में दे रहे हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल में कह सकते हैं कि अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल में है, इसलिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए कि बाय द पार्लियामेंट ये पास होता है, वक़्फ के एक्ट भी पास होता है, अमेंडमेंट भी आते हैं, वक़्फ काउंसिल भी का क्राइटेरिया वो तय करती है पार्लियामेंट वक़्फ बोर्ड बनाने का, तो एक्चुअली तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ही और गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना होता वक़्फ बोर्ड, तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर काम कर रहा होता। असल मसला ये है कि जो भी वक्फ चेयरमैन, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वक्फ बोर्ड में जो भी मेंबर आ गया या चेयरमैन आ गया,
वो सरकार के इशारे पे ज़मीनें उठा के सरकार को देता रहा है। दिल्ली में साढ़े 300 प्रॉपर्टी सरकार के कब्ज़े में है। दिल्ली के रिंग रोड पे बना हुआ इतना बड़ा मिलेनियम पार्क आखिर किस ज़मीन पे बना है? ये तो दिल्ली के कब्रिस्तान कमेटी वक़्फ से अलग एक रजिस्टर्ड कमेटी है। 14 एकड़ ज़मीन थी, उस पूरे पे शीला दीक्षित साहिबा ने कब्ज़ा करवा दिया था और हारून यूसुफ साहब वक़्फ के चेयरमैन थे, उन्होंने फाइलें ही उसकी उड़ा दी। वक़्फ से तो उड़ा दी लेकिन वो कमेटी के पास फाइलें मौजूद थी, कमेटी चूँकि इंडिपेंडेंट थी, वो अ, मुकदमा जीत गई, अभी आके जीती है वो 14 एकड़ का। तो देखिए एक जो अच्छी बात इसमें हुई है, इस बिल जी। में वो ये है कि जो प्राइवेट चैरिटीज़ मुस्लिम चैरिटीज़ हैं, उनको वक़्फ़ से आज़ाद करके इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि क्या यानी मतलब ज़रा आज इसको अगर मैं डिटेल्स अपनी में समझाइए, प्रॉपर्टी को प्राइवेट ज़रा इसको समझना चाहूँगा कि प्राइवेट चैरिटेबल क्या है जिसको अलग किया गया एग्ज़ाम्पल के तौर पर? देखिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं अपनी किसी प्रॉपर्टी को अगर वक़्फ़ करना चाहूँ, एक वो ऑप्शन है मेरे पास कि मैं जी, उसका अब उसमें प प मसला क्या है, मैं पहले कमिश्नर के पास जाऊँ, उससे कहूँ कि मैं इसका मालिक हूँ, वो इसको सर्टिफ़ाई करे। वो करे या ना करे, कितनी देर लगाए, उसको उसका इख्तियार है। लेकिन पहले मैं उसका सर्टिफ़िकेट लूँगा कि मैं इसका एब्सोल्यूट ओनर हूँ, फिर मैं ये सर्टिफ़ाई करूँ कि मेरे जो हैं कोई रिश्ते-कुनबेदार, मेरे भाई इसमें दावेदार नहीं है, मेरी बहन जो है वो दावेदार नहीं है, मेरे दादा से और मेरे बाप से जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके अगर आई है तो मैंने वो सारे हिस्से दे दिए, तो जो मेरे हिस्से में आई है वो है। ये सब करने के बाद फिर मैं वक्फ डीड बनाऊँगा और उसको रजिस्टर्ड कराऊँगा। ये तो वक्फ का क्राइटेरिया हो गया। जी, दूसरा ये है कि मैं एक ट्रस्ट कायम करूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट कायम करूँ और उस चैरिटेबल ट्रस्ट में मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को उसमें मैं कह दूँ कि साहब इतनी जो ये प्रॉपर्टी है ये इसको ये ट्रस्ट मैनेज करेगा। तो इस पर जी, अब पहले वक़्फ़ उसमें दावा करता था कि जो इस तरह के जो ट्रस्ट काम कर रहे हैं वो भी वक़्फ़ के अंडर में ही आएँगे। उससे आज़ाद कर दिया कि मुझे मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि फर्दर मुझे अगर कोई वक़्फ़ के लायक कोई चीज़ है, तो मैं खुद उसे मैनेज करूँ। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वक़्फ़ फिलहाल औलाद का जो पहले कॉन्सेप्ट था, वो वक़्फ़ बोर्ड ही उसको भी मैनेज करता था। अब अगर वक़्फ़ फिलहाल औलाद मुझे करना है, तो मुझे वक़्फ़ बोर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक प्राइवेट ट्रस्ट बना सकता हूँ और वो चैरिटी कमीशन उसको मॉनिटर करेगा, वक़्फ़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंस मुझे मिली है। जी, बिल्कुल अच्छा हुआ कि जो किसी ने किसी जायदाद को वक़्फ़ कर दिया कि कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मदरसा के लिए, तो पहले ये था कि वक़्फ़ बोर्ड उस पर दावा करता था कि आपने वक़्फ़ कर दिया एक मर्तबा अल्लाह के रास्ते में, तो वक़्फ़ बोर्ड ही उसके मैनेजमेंट को सँभालेगा, वैसा नहीं होगा। अगर कोई चाह रहा है कि हमारी फैमिली का कब्ज़ा रहे, कंट्रोल रहे। अच्छा एक और बात कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोज़िशन हैं, इतना अहम मुद्दा तकरीबन अगस्त से इस पर लगातार बहस हो रही है और उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। अपने दूसरे नेताओं को उन्होंने आगे कर दिया इस पर बोलने के लिए। हाँ, आज उन्होंने ये लीड जो है गोगोई साहब को दी है, गौरव गोगोई को और उन्होंने इसको लीड किया है। देखिए, इस मामले में मेरा मानना बहुत सीधा सा ये है, मैं पब्लिकली मैं इसको पहले भी कहता रहा हूँ। वक़्फ़ का इश्यू शरीयत का इश्यू तो है नहीं। जी, वक़्फ़ मुसलमानों के की इमलाक का मुसलमानों के अल्लाह के नाम पर दी हुई इमलाक के मैनेजमेंट का इश्यू है। एक जी, सोशल इश्यू है और चूँकि गवर्नमेंट का इसको कंट्रोल करती है, तो ये सियासी इश्यू है। तो इसको शरई इश्यू तो हम कह नहीं सकते। तो इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरी मुस्लिम तंजीमों का अकेले सड़क पे आना मुनासिब नहीं है। दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इश्यू है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई ऐसी चेंज कर रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके खिलाफ है, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का इश्यू बन जाता है। तो इस सूरत-ए-हाल में जो पॉलिटिकल पार्टीज और एक बात पहले आगे चलूँ उससे पहले एक बात समझा दूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन के वक़्त उसके जी, मुख्तलिफ लीडर्स ये बात कहते रहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलेंगे और इसके लिए उन्होंने नारा लगाया अब की बार 400 पार। वो 400 पार नहीं हुए 63 और कम हो के 240 रह गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट करने के लिए जितनी स्ट्रेंथ बीजेपी को लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज में चाहिए, वो है ही नहीं, दूर-दूर तक नहीं है। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बीजेपी और एनडीए मिलके नहीं ला सकता। अगले 5-10 साल भी उसकी कोई उम्मीद नहीं है कि जी। पार्टी इतनी पावर में आए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना ला पाने की पोजीशन में उन्होंने ये तरीका इख्तियार कर रखा है कि वो मुख्तलिफ जो कवानीन हैं माइनॉरिटी से मुतालिक, सेकुलर क्रेडेंशियल्स को अपहोल्ड करने से मुतालिक, वो सारे कवानीन एक-एक करके उसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं। जैसे 370 का अमेंडमेंट, जैसे सीएए का अमेंडमेंट, अभी इमिग्रेशन का कानून का भी ये उसमें अमेंडमेंट लाए हैं। इस तरह एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन होता था पार्लियामेंट में, वो नॉमिनेट करके 2 मेंबर बनाए, वो भी खत्म कर दिया। अब ऐसे ही वक्फ को लेकर आए हैं, ट्रिपल तलाक भी उसी की एक कड़ी थी। तो जो सेकुलर कहे जाने वाले कवानीन हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, उनमें अमेंडमेंट ला रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे कानून ऐसे ही बदल देंगे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इशू है कि आप डाइल्यूट कर रहे हैं स्लोली इंडिया के सेकुलर क्रीडेंशियल्स को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर फ्रेमवर्क को डाइल्यूट कर रहे हैं वन बाय वन अमेंडमेंट ला ला के। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इशू है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है तो पॉलिटिकल पार्टीज को रेज करना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज साजिश क्या कर रही हैं, जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं, जैसे आपने जी, कांग्रेस का और राहुल गांधी का नाम लिया, इन तमाम पार्टीज ने बंदूक उठा के रख दी है मुसलमानों के कंधे पे। जी। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बहुत आसानी से वो बंदूक रखवा ली अपने हुँ, कंधे पे कि चलिए। और उससे क्या हो रहा है, उससे बीजेपी का पर्पस सर्व हो रहा है। बीजेपी पोलराइज कॉन्स्टिट्यूशन तो बदलना चाहती है, पोलराइजेशन भी चाहती है। अब जब एक कॉन्स्टिट्यूशन के इशू पे सिर्फ एक मुस्लिम ग्रुप आके खड़ा होगा, तो बीजेपी का वो पर्पस सर्व होगा। गैर मुस्लिम हजरात देख के सोचेंगे कि देखिए मुसलमान जो है वो जमीनें छीन के बैठे हैं। आज पूरी की पूरी डिबेट वक्फ के खिलाफ हुई है। बीजेपी ने जितनी बात की है उसके अलाइज ने वो वक्फ के खिलाफ की है। जैसे लुटेरे हैं, गासिब हैं, जमीनों पे कब्जा हुँ, करके बैठे हैं, किसी भी जमीन पे हाथ रख देते हैं तो अपनी कहते हैं। करप्शन जो वक्फ बोर्ड्स में होता रहा है वो तो हुआ ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। उस करप्शन को लेके बात करते रहे। तो इस तरीके से पोलराइजिंग इशू एक बना रहे हैं। और उसमें अगर मुसलमान सीधे सामने आके खड़े, मैं एक बहुत साफ कह रहा हूं, अकेले मुसलमान, अकेले वक्फ बोर्ड इसका टारगेट नहीं है। एज सच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका टारगेट है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि वो अपने कैडर को लेके सड़क पे आए। मुसलमान तो साथ होंगे ही होंगे ना। लेकिन तो पॉलिटिकल पार्टियों ने आप ये बता दिया कि सिर्फ मुसलमानों का इश्यू है, मुसलमान सड़कों पर उतरे, हम एहसान कर रहे हैं कि हम आपके साथ शरीक हो रहे हैं, आपकी रैलियों में आ जाते हैं, स्पीच देने आ जाते हैं, ये हो रहा है अब तो। तो आप चंद एक लीडर को सेकंड एंड थर्ड लाइन की जो आपकी लीडरशिप है, आप उसको मुसलमानों के जलसे में भेज देते हैं। सब और सॉलिडरिटी है। सिक्स ब्रादरान आ गए कुछ जलसे में मुसलमानों के, कुछ बुद्धिस्ट आके खड़े हो गए, कुछ जैनी कुछ क्रिश्चियन आके खड़े हो गए। इससे काम नहीं चलता। पार्टी अपना कैडर लाए। और पार्टी ही इंडिया अलायंस खुद अपने नाम से एक पब्लिक मूवमेंट खड़ा क्यों नहीं करती? किसानों का मूवमेंट देखिए, इसी तक नहीं बहुत क्या कुछ है डॉक्टर रहमानी साहब, आप कह का। रहे हैं कि डॉक्टर रहमानी साहब आप कह रहे हैं कि पब्लिक मोमेंट खड़ा करे। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में रोजाना किसी न किसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया इंडिया अलायंस ने। कोई और बिल होता है इस तरह आता तो एग्जैक्टली, देखिए राजीव गांधी चौक पर दूसरी जगह इंडिया अलायंस के तमाम लीडर्स आते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो तक इन लोगों ने नहीं किया है। जो टॉप बिल्कुल लीडर्स है नहीं वो किया। नजरअंदाज है। मैं आप देखेंगे संसद में एनसीपी की सुप्रिया सुले ने नहीं बोला, उन्होंने अपने किसी दूसरे एमपी को बोलने के लिए खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव बोले, वक्त पर उन्होंने कम बातचीत की, दूसरे मुद्दों पर वो बोलते रह गए। उन्होंने सारे मुस्लिम एमपीज को मौका दिया कि तुम ही लोग इस पर बातचीत करो, मुसलमानों का इशू है। वही कांग्रेस जी, में हो रहा है। बिल्कुल। जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो बीजेपी के पाले में खड़े होके खेल खेला जा रहा है। और जी, वक्फ बोर्ड या तो इसको समझ लिया, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या तो इस बात को समझ नहीं रहा कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर जानते बूझते इस्तेमाल हो रहे हैं। दोनों में से क्या बात है ये तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन दोनों में से कोई एक बात तो है। और हम ये देख रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड के आज भी जो पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साहब जो कांग्रेसी हैं, जाने माने कांग्रेसी हैं, वो हर जगह वो मौजूद होते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। वो पर्सनल लॉ बोर्ड के एक हल्के एक मेंबर है, ये ठीक है। लेकिन एक बुनियादी तौर पर वो कांग्रेसी हैं। वो हर जलसे में भी मौजूद हैं और वो हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद हैं। उनका लीडर कहीं आता नहीं है। तो मैं सीधे पर्सनल लॉ बोर्ड तो के वो भी कुछ कहते हैं जिम्मेदारान कांग्रेसी से नहीं मैंने है, ये बात कांग्रेस अर्ज के की खिलाफ है है।
ये आप अपने से क्यों चला रहे हैं? इन पार्टी अगर ये पार्टी नहीं आती, वो कहते हैं ये तो आएँगी नहीं, तो क्या हम भी खड़े ना हों? ये एक ऐतराज़ उन लोगों का है, तो क्या हम भी खड़े ना हों? मसला तो हमारा है। मैं कहा भई अगर ये नहीं आ रहे, तो आप जो धरना जंतर-मंतर पे दे रहे हैं, राहुल गांधी के घर पे दीजिए, अखिलेश के घर पे दीजिए, नहीं, ममता अलमिया बनर्जी के कहते हैं घर पे कि दीजिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मिल्ली तंजीमों के वफद ने तकरीबन तमाम अपोजिशन लीडर से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से, दूसरे नेताओं से, एमपी से, लेकिन राहुल गांधी से उनकी एक भी मुलाकात नहीं हो सकी। और मैंने वजह जानने की कोशिश की तो पता चला राहुल गांधी ने टाइम ही टाइम नहीं नहीं दिया, दिया। टाइम नहीं दिया। तो हम तो मोदी की इससे बातचीत अंदाज़ा कर रहे होता हैं, है नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू पर गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जिनको आप अपना रहनुमा मान रहे हो, मिलने का टाइम आपको नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को दूरी बना रहे हैं। प्रियंका गांधी ने देखिए, मुलाकात नहीं ये की। सियासत अब चलेगी नहीं, ये और इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, कानून तो आज ये बिल पास हो जाएगा, कल ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और कल राज्यसभा में पास हुआ आप देखिए कल ही रात को प्रेज़िडेंट के साइन भी हो जाएँगे और ये एक्ट बिल्कुल। बन जाएगा। कल ही रात को हो जाएगा ये काम। तो पर्सनल बोर्ड तो नाकाम हो गया इसमें। अब ठीक है, आपका रास्ता खुला हुआ है कोर्ट में जाने के लिए, आप कोर्ट में जाएँगे, कोर्ट की मर्ज़ी है सुने, सुने, ना सुने, आज सुने या 10 साल के बाद सुने। वो तो कोर्ट का इख्तियार है, कानून तो पास हो ही गया और कोर्ट स्टे भी नहीं करेगा। तो पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर क्यों इस किस्म की चीज़ों में एकदम आगे आ जाता है, जिसमें नाकामी के ज़्यादा इम्कानात होते हैं और कामयाब होने के जो तरीक़ाए-कार है, भई आप इन बेनिफिशियरी कौन है मुसलमानों का? मुसलमानों ने 80 से टू 90% वोट इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ को दिया। कांग्रेस को, सेकुलर समाजवादी को, ममता को और स्टालिन को जहाँ-जहाँ हैं, वहाँ-वहाँ इन्हीं पार्टीज़ को मुसलमानों ने वोट दिया। आइंदा भी करेंगे, हज़ार थप्पड़ खाएँगे, फिर इन्हीं को वोट करेंगे कि वोट बीजेपी भेजिए को उसको। हराना है ना? तो अगर और यही जो तंज़ीमें हैं, जो आज सड़क पे खड़ी हैं, यही कहेंगी कि बीजेपी को हराने के लिए इनको वोट करो। तो ये जो सियासत चल रही है पिछले 40-45 साल से, इसने मुसलमानों का दम निकाल के रख दिया है, निचोड़ के रख दिया है। इसलिए ये तंज़ीमें या तो सियासत करें बहुत दबाव की सियासत, सड़क पे लाना है तो सेकुलर पार्टीज़ के खिलाफ सड़क पे लाइए मुसलमान, अच्छा, एक ताकि और उनके चीज़ से आपने नोट किया होगा कि ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या तंजीमें अपने स्टेज पर इन पार्टियों को बुला रही है विरोध करने के लिए, जबकि इनसे मांग ये होनी चाहिए कि खुद प्रोटेस्ट करें। और हम उनके स्टेज पे जाएँ, अच्छा, जिनको दावत दी होना ये जाती है वो चाहिए। आते हैं, जिनको दावत नहीं दी जाती है धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब होता है कोई भी जा सकता है वहां। तो अब जिनको स्पेशल इनविटेशन जाता है वही पहुंचते हैं, स्पीच देते हैं, जिनको स्पीच देने का मौका नहीं मिल सके फिर वो गुस्सा होते हैं। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए, एहतजाज हुआ। अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं इस पूरे गायब है। एपिसोड पे? है? किस जोश और जुनून के साथ मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल को 2 मर्तबा, इस मर्तबा थोड़ा कम दिया है, लेकिन पहले इसमें तो तो बहुत वोट दिया। इस बार थोड़ा ही सा कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा-सा वोट कांग्रेस की तरफ गया है। लेकिन 15 में भी और 20 में भी किस बुरे तरीके से मुसलमानों ने झोली भर-भर के वोट दिया। कहाँ है केजरीवाल? इस बार भी तो क्या पार्लियामेंट है, में देखो उन्होंने हिमायत मुसलमानों की ने है। इस बार भी केजरीवाल को मुसलमानों ने ही वोट किया, वरना उनके एमएलए की तादाद और कम हो जाती। वरना ये भी ना 4 लगता। मुस्लिम एमएलए जीते उन्हीं के पार्टी से, मुसलमानों की वोट से। तो मुसलमानों ने तो इस जी, बार भी उनको वोट किया है, दूसरों ने वोट नहीं इस किया। बार भी दिया। अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी इनका चुना हुआ एमएलए भी इस लायक है ही नहीं कि वो जाके उनसे कहे कि भई ये वक़्त का इश्यू है, उसमें मुसलमानों की ज़मीन जा रही है, आप भी आइए जंतर-मंतर पे। तो संजय सिंह को हर जगह भेज देना और पार्लियामेंट में भी वही बोल देंगे और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अब कहाँ चले गए सारे के सारे, पता नहीं चल रहा। ममता बनर्जी बंगाल में बैठी हैं, वो कह रही हैं मैं तो बंगाल में ही सबक सिखाऊँगी और बंगाल के मुसलमान भी ममता बनर्जी को वोट कर देंगे। एक एक पावर पॉलिटिक्स, बैलेंसिंग पावर पॉलिटिक्स करने का ये ज़माना है और दबाव बीजेपी को तो जो करना है वो करेगी, वो सामने से दुश्मन है। लेकिन क्या ये पीछे से बीजेपी के साथ नहीं खड़े हुए? तेजस्वी यादव के कितने स्टेटमेंट आए हैं और कितने पब्लिक पटना में इतनी बड़ी रैली कर ली मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, क्या उस रैली में तेजस्वी आए थे? लालू यादव आए थे? तेजस्वी और यादव आए थे? लालू दोनों आए थे। उन्हीं को ज़्यादा दोनों मौका आए मिला, थे, खैर वो दोनों नज़र आए से थे वहाँ। चूक गया होगा, जी, आना चाहिए था। इलेक्शन इसी साल है, 6 जी, महीने के अंदर-अंदर दोनों आए। इलेक्शन होने वाला है बिहार में। तो इस किस्म की जो ये लीडरशिप है, एक
का कम्युनिटी का प्रेशर, मास प्रेशर इस लीडरशिप पर हो कि उन्हें ये खतरा लगे कि कहीं ये वोट भी जो हमारे पास एक बचा-खुचा वोट है और जो जिसकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत ताकत है, अगर ये वोट भी निकल गया तो हमारी पार्टीज़ खत्म हो जाएँगी। आप यकीन कीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत 2 कौड़ी की नहीं है, अगर मुसलमान वोट ना करें। 2 करोड़ बिल्कुल, कौड़ी की नहीं है। आप बताइए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की क्या हैसियत है अगर मुसलमान वोट ना करे? आप बताइए तेजस्वी यादव का क्या पॉलिटिकल करियर है अगर 20% बिहार का मुसलमान आरजेडी को वोट ना करे? आप बताइए ममता बनर्जी की क्या हैसियत है कि वहाँ का 26% मुसलमान अगर उनको वोट ना करे? केरल में 20 की 20 सीट जीत के आ रही है कांग्रेस पार्टी 2 सीट का खाली चुंगा उनको दे देती है मुस्लिम लीग को, किस बुनियाद पे? कि 25% मुसलमान एन ब्लॉक वोट करता है उसको। तो अगर इस वोट को आप हटा लें, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ धाराशायी हो जाएँगी और ये बात हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। तो जी ये बिल्कुल। दबाव हमें उनके ऊपर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर हमारे साहब एक और अहम सवाल है कि आज पार्लियामेंट में किरण रिजिजू ने, अमित शाह ने और किरण रिजिजू ने खासतौर पर ज़ोर देकर कहा कि वक्फ बो अमेंडमेंट बिल जो आया है तो इसके ज़रिए वो जो मस्जिद है, मदरसा, खानका का जो इंटरनल मामला है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ज़र्रा बराबर भी ये किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे। ज्यों का त्यों उसका निज़ाम चलता रहेगा। इसमें कहाँ तक आपको सच्चाई दिख रही है? देखिए, ये तो मुझे भी इसमें कोई दो राय नहीं लगती कि ये लोग प्रोविज़न कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कर रहे हैं। भई आपने शिकायत करने का और दावा करने का हक तो खोल के रखा है ना। जी। कोई ना करे, वो एक अलग बात है। लेकिन दावा करने का हक तो खोल के रखा है। मैं मान लेता हूँ कोई दावा नहीं करेगा। मस्जिद के ऊपर जितने 30,000 मस्जिदों की फ़हरिस्त वीएचपी ने दे रखी है। क्या उन्होंने दावे नहीं किए हुए? क्या संभल में दावे नहीं है? और मैं तो मैंने कहा ना कि बाबरी मस्जिद तो वक़्फ के ही अंडर थे ना। सुन्नी जी। सेंट्रल वक्फ बोर्ड था। अब आपने उसमें भी आपने लिमिटेशन का कानून उसके ऊपर लागू करके उस वो भी खत्म कर दिया। तो इसी तरह मथुरा और काशी भी वक़्फ के अंडर में है, संभल क्या वक़्फ के अंडर में नहीं है। तो आपको जो करना है बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद है भोपाल की, उसपे आप दावा नहीं कर रहे क्या? आप जामा मस्जिद दिल्ली पे दावा नहीं कर रहे क्या? तो ये तो सारी सब है ना मस्जिदों सब पर इनका दावा है, जो भी मस्जिद तारीखी मस्जिदें हैं, सब पर तो ऑलरेडी दावा उसमें कर दावा चुके है। हैं। इनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। पहले 1, 3, 3,000, 30,000, 40,000 और वर्शिप एक्ट है, उसके बावजूद कोर्ट के फैसले आने लगे। और आज तो निशिकांत दुबे ने कहा कि आसार कदीमा में जो गए 1 इंच के किसी को नहीं हम लेने देंगे। अब आसार कदीमा के तहत कितनी सारी मसाजिद हैं पूरे मुल्क में, आप गौर कीजिए। तो ये देखिए ये तो बहुत ही प्लान्ड है और मैं इसे इलेक्शन से रिलेटेड नहीं मानता। आरएसएस का संघ परिवार का एजेंडा है, वो अपने आप को ये मानते रहे हैं कि हम 1000 साल इस मुल्क में मुसलमानों के गुलाम रहे हैं। और गुलामी की जितनी निशानियाँ हैं, वो मिटाना चाहते हैं। उनको लगता है कि मस्जिद हो या मदरसा हो, इमामबाड़ा हो, दरगाह हो, मुसलमानों के मोहल्लों के नाम हो, शहरों के नाम हो, जिस किसी चीज़ से इस्लाम और मुसलमानों की उनको दिखाई देते नज़र में आता है, उनको उससे शर्मिंदगी होती है, उससे गुस्सा आता है, उससे झुँझलाते डॉक्टर झुँझलाते हैं, रहमानी उसको साहब, मिटाना चाहते हैं। एक गुफ्तगू ये चल रही थी कि बीजेपी के पास कोई जल्दी नहीं है। बीजेपी इस बिल को लंबा खींचेगी और 2029 तक लेकर के जाएगी। लास्ट में इस बिल को बीजेपी पास करेगी, लेकिन बहुत जल्दबाजी में अचानक बीजेपी ने इस बिल को पास करने का फैसला कर लिया। जो 2 तारीख है, कल राज्यसभा से पास हो जाएगा और अभी पूरा ये जो तीसरा दौर है, मरहला है बीजेपी का, ये बाकी है और बीजेपी को इस तरह के इश्यूज़ चाहिए जो एंटी मुस्लिम हो, जो हिंदुओं को बता सके कि हम मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो क्या इसके बाद बीजेपी का कुछ और खतरनाक कदम होगा मुसलमानों के खिलाफ? देखिए, अभी तो 2029 तो दूर है, उससे जी। पहले कई स्टेट्स में असेंबली के इलेक्शंस भी हैं। जहाँ बीजेपी को अपने आप को कंसोलिडेट करना है। 240 सीटें लोकसभा में जीती हैं, बिहार में भी उनको हज़ीमत उठानी पड़ी है और बिहार में इसी साल इलेक्शन है। तो उन्हें बिहार भी देखना है, केरल में वो नाकाम होते रहे, उन्हें केरल भी देखना है। तमिलनाडु में 2026 में इलेक्शन होगा, तमिलनाडु में कभी जीते नहीं हैं, अभी एआईएडीएमके भी निकल गया, वहाँ भी उनको अपनी कुव्वत बढ़ानी है। तो ये सारे इश्यू स्टेट असेंबलीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। और एक ये रीज़न है, दूसरे अभी तो बहुत सारे रीज़न हैं। आप देखिए एक जो बिल था हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जी। अब इस बिल के बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
वो तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया इस बिल के बाद। आप देखिए उसकी एक बड़ा इफ़ेक्टिविटी तरफ क्या खड़ा बनी है। कर दो तो छोटा देखिए तरफ खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, वो एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। 1981 की खत्म हुआ। अब वो जी, कोर्ट में पड़ा हुआ है, कोर्ट अगर उसको अप्रूव कर भी दे तो रहे वो कानून, उससे ये उसको कंपेंसेट कर देगा। तो ऐसे और भी चीज़ें आएँगी, मुझे तो लगता है कि और चीज़ें भी आएँगी। अभी तो जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का मामला है, ये किसी वक़्त उसको भी इम्पीच करने की कोशिश कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक़्त निकाला और वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के हवाले से पार्लियामेंट में जो बहस हो रही है, उसके हवाले से हम लोगों ने बातचीत की। कैसी लगी आपको गुफ्तगू? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मिले टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफ़ॉर्म पर आप फ़ॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमानी साहब।